वेलकम टू बाइंड एडुटेक। इस क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। द समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, जिसमें अरम और मुराद नाम के दो कज़िन्स जो थे वो एक हॉर्स राइडिंग का मज़ा लेते हैं। जो हॉर्स उनका नहीं था, जो हॉर्स मुराद ने जॉन बायरो नाम के किसान के यहाँ से चोरी किया था। स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि दोनों भाई 6 महीने तक घोड़ा रखने का डिसीज़न करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में घोड़ा और रखूँगा छुपा करके। अरम को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि 6 महीने में अगर तुम सीख लिया तो अच्छा है, नहीं तो 6 महीने बाद वापस कर दिया जाएगा घोड़ा। उस दिन के बाद से सुबह सुबह दोनों भाइयों का रूटीन बन गया था। हर सुबह वो उठते थे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, घोड़ा जहाँ छुपाते थे वहाँ जा कर के घोड़ा निकालते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे और वापस घोड़ा वहीं छुपा देते थे। ये सिलसिला 2 सप्ताह तक चला, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक। और 2 सप्ताह तक अरम जो था उसको जब अकेले हॉर्स राइडिंग करने का मौका मिलता था तो वो अनसक्सेसफुल रहता था हॉर्स राइडिंग करने को। जैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस उसका था, जो घोड़े ने उसको नीचे गिरा दिया था, वही एक्सपीरियंस 2 सप्ताह तक कंटिन्यूअसली पर डे अरम को सेम एक्सपीरियंस हो रहा था। हर दिन घोड़ा पे जब वो बैठता था अकेले और राइड करने की कोशिश करता था तो घोड़ा वाइल्ड हो जाता था और उसको लेकर के इधर उधर कूदने लगता था, जा कर के जंप करने लगता था और जंप करके अरम को नीचे गिरा दिया करता था। बट अरम वॉज वेरी होपफुल। अरम को इस बात की उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो भी अपने भाई मुराद जैसा घोड़ा राइड करने सीख जाएगा। 2 सप्ताह का टाइम बीत जाता है इसी सेम रूटीन में। उसके बाद वन डे when they were returning back to hide the horse, they got themselves into a big trouble. एक दिन जब वो लोग घोड़ा वापस करने छुपाने जा रहे थे तो रास्ते में ही एक बड़ी प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है दोनों भाइयों को। प्रॉब्लम ये था कि जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे उसी रास्ते में ऑपोजिट साइड से घोड़े का असली मालिक जॉन बायरो वापस आ रहा था। दोनों का आमना सामना होता है। वहां पर मुराद अरम को सजेस्ट करता है कि तुम कुछ बोलना मत, मैं हैंडल करूंगा। और फिर अपना जो एक सेंटेंस मुराद रिपीट करता है बार बार इस स्टोरी में, आई हैव अ वे विथ हॉर्सेस, आई हैव अ वे विथ अ फार्मर। बोलता है कि मैं किसान लोगों के साथ बातचीत करने का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं हैंडल कर लूँगा, तुम कुछ मत बोलना। जॉन बायरो दूर से ही अपने घोड़े को गौर से देखते हुए आता है, देखता है कि घोड़ा पर मुराद और अरम दोनों सवार हैं। जब नज़दीक आते हैं वो लोग तो सबसे पहले मुराद विश करता है जॉन बायरो को। मुराद विश्ड हिम गुड मॉर्निंग एंड बायरो सॉ द हॉर्स केयरफुली। मुराद विश करता है गुड मॉर्निंग, उसके बदले में जवाब मिलता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स। वो अरम और मुराद जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे, उनसे फ्रेंडशिप था जॉन बायरो का, तो उनको सन ऑफ फ्रेंड्स बोलता है। मुराद काफ़ी
कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। जब उससे जॉन बायरो नाम पूछता है कि घोड़ा बहुत सुंदर है, इसका नाम क्या है, तो वो तुरंत जवाब देता है माई हार्ट इस घोड़े का नाम है। फिर जॉन बायरो बोलता है, परमिशन मांगता है कि क्या मैं घोड़े का माउथ देख सकता हूँ अंदर खोल के। तो फिर घोड़े का माउथ देखता है वो और लिखता है टूथ बाय टूथ, मतलब हू बहू वो कंफर्म हो गया था जॉन बायरो कि ये उसी का घोड़ा है। लेकिन कंफर्म होने के बावजूद जॉन बायरो उन दोनों लड़कों पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? उनके फैमिली के रेप्यूटेशन के वजह से जॉन बायरो बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर तुम लोगों के अलावा कोई और होता तो मैं कसम खा के ये बात बोल सकता था कि ये घोड़ा मेरा चोरी किया गया घोड़ा है। पर क्योंकि मैं तुम लोगों के फैमिली को और तुम्हारे फैमिली के 1100 साल पुराने ऑनेस्टी के रेप्यूटेशन को जानता हूं, तो मैं तुम पर यह आरोप नहीं लगा सकता। यू कैन नॉट बी अ थीफ। अपने आंखों से देखे हुए चीज को भी जॉन बायरो नजरअंदाज कर देता है और उन लड़कों को वहां पर रियलाइज होता है कि उनके फैमिली का प्रतिष्ठा, सम्मान, उनके फैमिली का हॉलमार्क्स जो ऑनेस्टी और प्राइड का है, उसका कीमत क्या है, उसका वैल्यू क्या है। इतना कीमत है, इतना वैल्यूएबल है कि जॉन बायरो अपना घोड़ा पहचान करके भी उन पर आरोप नहीं लगाता है चोरी का, बिकॉज दे बिलोंग टू गैरोग्लैनियन फैमिली। क्योंकि वो दोनों लड़के गैरोग्लैनियन परिवार से बिलोंग करते थे और गैरोग्लैनियन फैमिली वॉज फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड इट्स प्राइड। तो एक सिर्फ फैमिली के रेप्यूटेशन के वजह से वो लड़के बच जाते हैं। ये बात उन लड़कों को भी स्ट्राइक करती है, ये बात उनके मन में भी ये बात कहीं ना कहीं घर कर जाता है कि अगर जॉन बायरो चाहता तो इल्ज़ाम लगा भी सकता था, मगर वो बिना इल्ज़ाम लगाए वहां से उनको गुड डे करके चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों लड़कों को अपने किए पर गलती का एहसास होता है। दोनों लड़के अरम और मुराद दोनों को इस बात का एहसास होता है कि उन लोगों ने अपने फैमिली के रेप्यूटेशन के जगह अपने शौक को, अपने इच्छा को, डिज़ायर को पूरा करने के लिए उन लोगों ने अपने फैमिली के रेप्यूटेशन को ताक पे रख दिया। और उसी फैमिली के रेप्यूटेशन के वजह से उन लोगों ने देखा कि जॉन बायरो अपना घोड़ा पहचानते हुए भी उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाता है। तो उन लड़कों को समझ में आ जाती है कि कितना वैल्यूएबल होता है किसी भी फैमिली का जो रेप्यूटेशन बना है सोसाइटी में, उसी से उस फैमिली के मेंबर्स का भी रेप्यूटेशन तय किया जाता है। तो वो दोनों लड़कों को एहसास होता है और वो लड़के जो हैं सुबह फिर अपना डिसीजन चेंज करते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगले दिन सुबह सुबह दोनों लड़के अरम और मुराद दोनों घोड़ा लेकर के जाते हैं, चुपचाप जाकर के जॉन बायरो के बार्न में, मतलब जॉन बायरो जहां अपने जानवरों को रखता था वहां पे जाकर के जॉन बायरो के बार्न में जाकर के घोड़ा वो लोग वापस रिटर्न कर देते हैं, सीक्रेटली, चुपचाप। द डॉग्स
followed us around without making a sound. जब वो लोग जा रहे थे घोड़ा वापस करने के लिए सुबह, तो कुछ डॉग्स जो हैं वो उनके पीछे पीछे उनका पीछा करते हैं, बट दे वर नॉट मेकिंग अ साउंड. वो डॉग्स जो हैं वो किसी तरह का बार्किंग वगैरह नहीं करते हैं, भौंकते नहीं हैं, बस वो पीछे पीछे जाते हैं. और डॉग्स को अपने पीछे आता हुआ देख करके अरम जो है वो थोड़ा डर जाता है. वो बोलता है, द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. अरम बोलता है मुराद से कि देखो हमको डर लग रहा है कि कहीं ये कुत्ते जो हैं वो भौंकने न लगे. अगर ये भौंकने लगेंगे, साउंड नॉइज करने लगेंगे, तो अगल बगल के लोग उठ जाएंगे और फिर हम लोगों को घोड़े के साथ देख लिया जा सकता है. तो उसको डर लग रहा था. वो बोला भी, विस्पर्ड लिखा हुआ है, मतलब बहुत धीमे से अपने कजिन मुराद के कानों में उसने ये बात कही, डॉग्स हैं और कहीं ये बार्क न करने लगे, कहीं ये भौंकने न लगे. दे वुड एट somebody else, he said, I have a way with dogs. यहां पर फिर से मुराद जो है वो अपने कैरेक्टर के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार जवाब देता है कि ये डॉग्स जो हैं वो बार्क कर सकते थे अगर मेरी जगह कोई और होता तो, क्योंकि मैं यहां हूं तो ये कुत्ते जो हैं ये भौंकेंगे नहीं. दे विल नॉट बार्क. वाई? आई हैव अ वे विथ डॉग्स. मतलब अभी तक 3 चीजों के बारे में मुराद ये बात सेम लाइन बोल चुका है. आई हैव अ वे विथ हॉर्सेस. सबसे पहले बोला आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मतलब मेरा घोड़ों के साथ अच्छी जान पहचान है. फिर बोलता है आई हैव अ वे विथ अ फार्मर, मतलब मुझे फार्मर्स को डील करना अच्छे से आता है. और अब यहां बोल रहा है आई हैव अ वे विथ डॉग्स, कि मुझे डॉग्स के साथ भी डील करना अच्छे से आता है. तो जैसे अंकल खुसरोव जो हैं वो अपना सेंटेंस रिपीट करते थे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वैसे ही जो मुराद जो है वो भी ये सेंटेंस रिपीट करता है, आई हैव अ वे विथ डॉग्स, इस बार बोलता है. उसके बाद मुराद, अरम और घोड़ा तीनों के घोड़े से बिछड़ने का जो सीन है, द पार्टिंग सीन जिसको बोलेंगे, जब घोड़ा वो लोग वहाँ वापस बांध देते हैं जा करके, तो फिर वहाँ से जब वापस लौटते हैं उस समय के सीन को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है टेक्स्ट बुक में. पार्टिंग सीन, बिछड़ने का जो सीन है. माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. बिछड़ते वक्त, उसको बांध के वापस लौटने से पहले क्या क्या करता है मुराद, ये नोटिस करने लायक चीज है, इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले लिखा है मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. मुराद जो है वो घोड़े के गले में अपने हाथ, दोनों हाथों से उसको गले लगाता है घोड़े को. प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, और अपनी नाक घोड़े के नाक से टच करता है, प्रेस करता है. पैटेड इट, पैटेड मतलब थपकी देना होता है, उसके पीठ को सहलाता है, थपकी देता है. एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं घोड़े को छोड़ करके. तो घोड़े से अलग होते वक्त एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाया गया मुराद का उस घोड़े के साथ, क्योंकि घोड़ा मुराद 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया था अब घोड़ा मुराद को रखे हुए. तो कहीं ना कहीं मुराद को भी एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हुआ उस घोड़े से. और वो यहाँ शो किया गया है कि 3 चीज़ें हैं जो मुराद करता है. फर्स्ट, वो अपने हाथों से घोड़े को गले लगाता है. ही पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. दूसरा, वो अपने नोज से उसके नोज को प्रेस करता है, मतलब
टच करता है, और तीसरा वो उसको सहलाता है, पैट करता है, थप थप थपकी देता है। ये 3 चीज़ें दिखलाती हैं कि वो कितना अटैच्ड हो चुका था घोड़े से, और ये करने के बाद वी वेंट अवे, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, घोड़ा वापस कर देते हैं। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे। उसी दोपहर, सुबह सुबह ये लोग घोड़ा वापस करते हैं, और दोपहर के समय जॉन बायरो अपने घोड़े गाड़ी से आता है उनके घर। सरे, पहले भी आया है वर्ड, घोड़े गाड़ी से आता है उनके घर। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड। और आकर के बहुत खुशी खुशी अरम की माँ को दिखलाता है कि देखिए, यही इसी घोड़े के बारे में मैं बोल रहा था कि यही घोड़ा मेरा खो गया था, जो मुझे वापस मिल गया है। वो घोड़ा दिखाता है अरम की मदर को। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं घोड़े के बारे में। मेरा घोड़ा जो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है अब। वो बोलता है द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर, कि पहले जितना ताकतवर था ये घोड़ा, वो घोड़ा और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और इसका टेम्परामेंट भी बेटर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, टेम्पर मतलब होता है मूड, टेम्परामेंट जिसको बोलते हैं। बेटर टेम्पर्ड मतलब अब ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया है घोड़ा। 2 चीज़ें, 2 फर्क जॉन बायरो बताता है कि 2 फर्क विजिबल हैं घोड़े में। 1-1.5 महीने बाद जब घोड़ा उसको मिला तो 2 डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा था। पहला डिफरेंस बताया कि द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, घोड़ा काफी मजबूत हो चुका था। और दूसरा डिफरेंस बताया इट इज बेटर टेम्पर्ड टू, मतलब कि घोड़े का जो डिसिप्लिन था वो और अच्छा हो चुका था। आई थैंक गॉड, बोलता है थैंक गॉड कि घोड़ा मुझे इतने अच्छे कंडीशन में वापस मिला। अंकल खुसरोव वहीं पर थे बैठे हुए जब जॉन बायरो घोड़ा गाड़ी लेकर के आया था। अंकल खुसरोव उसकी बातों को सुनते हैं और अपने आदत अनुसार, अपने हैबिट अनुसार वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और चिल्ला करके बोलते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। वो बोलते हैं बस करो, अब इतना खुशी मत दिखाओ, अब शांत रहो, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो, और घोड़ा तुमको तुम्हारा मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पर ध्यान मत दो। ये आखिरी सेंटेंस के साथ ये स्टोरी जो है ये फिनिश होता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ इस लास्ट पैराग्राफ का दिया हुआ है कि जब वो लोग सुबह सुबह जाते हैं घोड़ा वापस करने के लिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नाउ द बॉयज रियलाइज्ड दैट हाउ प्रीसियस द रेपुटेशन ऑफ देयर फैमिली इज। जब उन लड़कों को जॉन बायरो ने आरोप नहीं लगाया और ये बोल करके नहीं लगाया कि अगर तुम लोगों के फैमिली को मैं नहीं जानता तो मैं ये आरोप लगा सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, ये बोल करके, तो उन लड़कों को रियलाइज हुआ कि उनका फैमिली का रेपुटेशन कितना कीमती है, हाउ प्रीसियस, कितना कीमती है उनके फैमिली का रेपुटेशन। और उसी के वजह से, फैमिली के रेपुटेशन के वजह से, जॉन बायरो डिड नॉट ब्लेम देम फॉर स्टीलिंग द हॉर्स। अपना घोड़ा पहचानने के बावजूद जॉन बायरो फैमिली के रेपुटेशन के वजह से उन पर आरोप नहीं लगाता है घोड़ा चोरी करने का। और ये बात उन लड़कों को रियलाइज होती है। दे फेल्ट अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ, उन लोगों को खुद के किए पर शर्म आती है। यहां एक वर्ड यूज किए हैं, कंसाइंस स्ट्रिकन, दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन,
और उसका मतलब लिखे हैं आत्मग्लानि, मतलब अपने अंदर ही उनको बुरा लगने लगा, उनकी आत्मा, अंतरात्मा उनको धिक्कारने लगी उन लड़कों को कि तुम लोगों ने ये सही नहीं किया, अपने फैमिली के रेपुटेशन को तुम लोगों ने खराब किया चोरी के घोड़े को रख करके अपने पास। तो उनको देवर अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ, उनको अपने आप पर शर्म आती है लड़कों को। देवर कंसाइंस स्ट्रिकन, मतलब आत्मग्लानि होती है उन लड़कों को, और वो लड़के अगले सुबह जा कर के घोड़ा जो है वो वापस कर देते हैं। और घोड़ा वापस करते समय जो बिछड़ने का जो सीन था मुराद का घोड़े के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, कि वो बिछड़ता है जब घोड़े से तो क्या क्या करता है। उसको वहाँ से छोड़ने से पहले मुराद जो है वो पहले घोड़े को गले लगाता है, फिर वो उसके नोज़ पे अपने नोज़ को प्रेस करता है, फिर वो उसको पैट करता है, सहलाता है, और फिर वहाँ से निकलता है। दोपहर के समय जब जॉन बायरो अपना घोड़ा गाड़ी लेकर के अरम के घर पे आता है तो उसकी मदर को दिखाता है कि यही घोड़ा मेरा चोरी हो गया था। पर वहाँ भी जॉन बायरो ये डिस्क्लोज नहीं करता है कि ये घोड़ा किन लोगों ने रखा था अपने पास, किन लोगों ने चोरी किया था। जॉन बायरो वहाँ भी गैरोग्लानियन फैमिली के ऑनेस्टी को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को, उन लड़कों का जो प्रतिष्ठा है उसको भी बचाए रखता है। उल्टा जॉन बायरो घोड़े के बारे में दो तारीफ भी करता है कि घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा वेल बिहेव्ड हो गया है, और वो बहुत खुश था। वो थैंक करता है गॉड को। और अंकल खुसरोव का भी लास्ट में जिक्र आया है कि वो बैठे हुए थे वहीं पर पार्लर में, और वो जब जॉन बायरो की बातें सुनते हैं तो जॉन बायरो को फिर से अपने आदत अनुसार वो डांट करके, चिल्ला करके बोलते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, तुम्हारा घोड़ा तुमको वापस मिल चुका है, पे नो अटेंशन टू इट, अब तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और इसके साथ ये स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग इस स्टोरी में देखें कि कैसे दो लड़के जो गैरोग्लानियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो उन लड़कों के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है हॉर्सेस और हॉर्स राइडिंग के प्रति, जिसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं अपने पॉवर्टी के वजह से। कुछ समय के लिए मुराद और अरम दोनों अपने इच्छा को पूरा करने के लिए अपने फैमिली के रेपुटेशन को ताक पे रख देते हैं, बट ओनली फॉर अ वाइल। पॉजिटिव साइड ये है देखने लायक स्टोरी में कि जब जॉन बायरो से उनका सामना होता है तो दोनों लड़कों की अंतरात्मा जो है वो वापस से उन लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, ये रियलाइजेशन होता है कि हमारे फैमिली का रेपुटेशन जो है वो कहीं ज़्यादा प्रीशियस है हमारे डिज़ायर से, हमारे शौक़ से। तो इस चैप्टर को शुरू करते वक्त इसके थीम में जो एक सेंटेंस डिस्कस किया था हमने कि इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि यंगर जनरेशन के जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उन मेंबर्स पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फैमिली के सालों साल से चले आ रहे पूर्वजों द्वारा बनाए गए, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को मेंटेन करके रखे। ये जिम्मेदारी यंगर जनरेशन के लोगों में होती है। और ये मोरल मैसेज भी
इस चैप्टर से ये दिया जाना चाह रहा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू।